वर्क एनर्जी थ्योरम। शुरू करें। आपने लिख लिया बेटा? तुमने किया था क्या? लिया? वेरी गुड, शाबाश। आप लोग तो वर्क एनर्जी बहुत आसान लेकिन बहुत ही कारगर थ्योरम है। हाँ क्या लिख दिया है थ्योरम? चलिए, तो ये क्या कहती है? एक स्टेटमेंट लिख लीजिए। वर्क डन by all the forces on a body is equal to change in kinetic energy of the body. ठीक है? और जब मैं ऑल दी फोर्सेस कहूंगा तो इसका मतलब क्या होगा? फोर्सेस कितने तरीके के पढ़े हमने? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। तो दोनों तरीके के फोर्सेस काम कर रहे हैं। उन सारे फोर्सेस के वर्क डन को जब हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो जो वैल्यू उसकी आएगी वो वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू होगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। चलिए जल्दी से लिखिए। अब आपको एक डायग्राम बनाता हूँ, बड़े जल्दी लिखिए। वर्क एनर्जी थ्योरम इन तमाम लेट आ रहे हैं आप। हाँ, चलिए ये है मेरा लिख लिया सबने? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस आर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कैसे ले लो? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी शॉर्ट में अगर लिखो तो क्या? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सुपर इंपॉर्टेंट थ्योरम है बहुत आसान लेकिन इतनी कारगर, न्यूमेरिकल को चुटकियों में सॉल्व कर। तो देखिए ये मेरा एक सिस्टम है। मान लेते हैं ये जो मेरा सरफेस है, इस सरफेस पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। स्प्रिंग लगी हुई है, तो स्प्रिंग की वजह से फोर्स किधर लगेगा? बोलिए, ऊपर की तरफ। मैं थोड़ी सी कंप्रेस है, ऊपर लगा देता हूं, ठीक है? हाँ, ओके। नीचे लगाना चाहो नीचे में लगा सकते हैं। ये ऐसा डायग्राम बनाया, सारे फोर्स में दिखा दूंगा आपको जितने पढ़ रहे हैं। नीचे क्या लगेगा? mg। इधर क्या लगेगा? बोलो, नॉर्मल। इधर क्या लगेगा? F एक्सटर्नल। और ऊपर जा रही है
ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो कौन सा फोर्स लगेगा इस पे? स्यूडो फोर्स। स्यूडो नीचे, और कौन सा रह गया? फ्रिक्शन। न्यू आ गया, लेकिन न्यू तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स थोड़ी है। सारे फोर्सेस के नाम लिखो जल्दी से डायग्राम में। मैंने सिर्फ एरो बनाया, तुम लोग नाम लिखो। ये एक्सेलरेशन से ऑब्जर्वर जा रहा है, तो ऑब्जर्वर जा रहा होगा तो इसको लिफ्ट बना देते हैं ताकि दिखाई दे कि वो लिफ्ट में बैठा हुआ है ऑब्जर्वर हमारा, और ये एक्सेलरेशन से ठीक है ऊपर जाएंगे। ये सारे फोर्सेस को ऑब्जर्व करना है। सब फोर्सेस के नाम लिखे सबने? मैं चाहता हूँ आप लोग ट्राई करें अपने आप, सबके नाम लिखे। गुड। ये वाला फोर्स मैंने लगाया एफ एक्सटर्नल, उसी के उसमें ये रिस्पांस में ये क्या लगा? नॉर्मल। ये वाला हो गया मेरा, नीचे वाइट कलर है तो इसको चेंज कर देते हैं कलर को, ये हो जाएगा mg। बोलिए। ऑब्जर्वर मेरा ऊपर जा रहा है तो इसको न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए नीचे एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। बॉडी ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन का काम क्या है? उसको रोकना, रिलेटिव मोशन। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लगेगा, एफ आर। फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, गुड। और स्प्रिंग फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगा रहे हैं क्योंकि ये स्प्रिंग थोड़ी सी कंप्रेस है। ये तो ऊपर एक्सेलरेट करने को, हाँ, तो स्प्रिंग की वजह से कर, ये एक्सेलरेट कर रही है, लिफ्ट, ये लिफ्ट जिसमें ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। तो ऑब्जर्वर जब एक्सेलरेटेड फ्रेम में होता है तभी तो हम लोग स्यूडो फोर्स लगाते हैं। स्यूडो फोर्स कब लगाते हैं? जब हमारा ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड फ्रेम में होता है, और एक्सेलरेटेड फ्रेम को क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो सबके लिए वर्क डन लिखिए जल्दी से, क्या क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स is equal to change in kinetic energy। बोलो, कोई छूट तो नहीं गया मेरा? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 6 फोर्स है, सब लगा दिए। इसमें कौन कौन से फोर्स कंजर्वेटिव है, कौन से नॉन कंजर्वेटिव है? ये सब नॉन कंजर्वेटिव और ये दोनों कंजर्वेटिव है।
ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हो गया, लिख लिया सबने? चलिए चलो अगले पेज पे। अच्छा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए, और a को मैं क्या लिख सकता हूं? m dv बाय dt लिख सकता हूं, और इसको m इंटू v dv बाय ds भी लिख सकता हूं। बताओ, अभी देखा ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन का? चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हमने किया भी था काइनेटिक्स में, बहुत बार यूज होता है। देखो इसी फॉर्मूले को चेक करो, इसको ऊपर मास इंटू डीवी बाय dt को ऊपर ds से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी ds से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बोलो, किसी को प्रॉब्लम इसमें? ऊपर से जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी से नीचे कर दिया तो बराबर हो गया ना? बराबर हो गया, तो अब बताओ क्या हो जाएगा ये? हाँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मास और ये ds बाई dt, ये dt है ना, तो ये लिख दिया मैंने ds बाई dt। ये जल्दी लिखिए और इसके आगे इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो क्या बचा? ये और ये बच गया, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया dv बाय ds। ऐसे लिखने में किसी को प्रॉब्लम, कोई तकलीफ? मैंने क्या किया, इस वाले ds को इस dt के साथ लिख दिया और इस dv को इस ds के साथ लिख दिया, बस यही तो किया है, खाली चेंज कर दिया उनका जिसके साथ थे। कर सकते हैं ना? कोई कंफ्यूजन है क्या? ऐसा नहीं कर सकते क्या? तो ds बाई dt क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो वेलोसिटी होती है, हैं? और dv बाई ds तो लिखा ही हुआ है। बोलो, यही तो बन गया फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का नहीं बन गया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन भी बता दिए, ये भी बता दिए, लिया? तो एक्सेलरेशन का dv बाई dt तो सबको याद रहता है, ये वाला फॉर्मूला लोग भूल जाते हैं। dv बाई dx भी लिखा हो सकता है, ds भी लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो, नीचे जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो। ओके, अब इस फॉर्मूले को यहां से मैं यहां ला रहा हूं दोबारा से। हाँ चलिए देखिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी इंटू dv बाय ds। यहाँ तक तो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी इंटू dv। ये आप बता सकते हैं क्या है? वर्क डन। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, इनफाइनाइट चला है, इनफाइनाइट से स्मॉल, तो इनफाइनाइट से स्मॉल वर्क डन हुआ। बोलो ना, वर्क डन का फॉर्मूला यही तो होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ ds या एफ डॉट एस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वही तो हो गया है। तो अगर मुझे ये तो आएगा छोटा सा वर्क डन, नन्ना मुन्ना था dw, मुझे चाहिए पूरा, तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट
इंटीग्रेट करते हैं तो पूरा आ जाता है। और कब इंटीग्रेशन यूज करते हैं? जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ चीजें हो और उनको एक साथ जोड़ना हो 10-20 सेकंड के अंदर, तो इंटीग्रेशन करते हैं। वरना अगर 2-4 चीजें हैं तो उनको सीधे सीधे ऐड कर देते हैं, जैसे नॉर्मल ऐड करते हैं। तो इधर इंटीग्रेट करूंगा तो इधर भी करूंगा इंटीग्रेट, है? तो बस इसको इंटीग्रेट करिए तो ये क्या आ जाएगा? वर्क डन। ओके, dw को इंटीग्रेट किया तो क्या आएगा? वर्क डन आ जाएगा ना। और इधर क्या आएगा? ये वेलोसिटी वेरिएबल है और वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है? पावर ऐड हो जाती है और उसी पावर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी, एक पावर है, एक ऐड हो गई तो 2 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 हो गया। बोलिए, हो गई नहीं हो गई? और मान लीजिए शुरू में वेलोसिटी v इनिशियल थी, बाद में वेलोसिटी v फाइनल हो गई। ये लिखना चाहें तो लिमिट लगा दीजिए v इनिशियल से v फाइनल तक। बोलिए, तो क्या आ जाएगा? जल्दी से बताइए। मास डिवाइडेड बाय 2 वेलोसिटी फाइनल का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी इनिशियल का स्क्वायर। हो गया? mv स्क्वायर बाय 2 किस चीज का फॉर्मूला है? काइनेटिक एनर्जी का। भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये वही तो है। अब इसमें क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हो गया नहीं हो गया? बोलो भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया नहीं आ गया? ये 1/2 m v फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2 m v इनिशियल का स्क्वायर, यही तो है। इस वाले को ब्रैकेट खोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और ये क्या हो गया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये किसके बराबर आया? वर्क डन के बराबर आया नहीं है? यही तो वर्क एनर्जी थ्योरम थी जो ड्राइव के लिए मैंने। बोलिए, हो गया? लिख लिया? चलिए, वेरी गुड। चलो अगले पेज पे। अच्छा ये बताइए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बोलो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहते नहीं कहते? और साइन किसका लगेगा? माइनस का, है? तो ये चीज, और ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। हमने सपोज कर लिया लेट वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। लिख लो। चलिए यही करते हैं। लेट वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। भाई डेल काइनेटिक एनर्जी को ऐसे ही लिख सकता हूं ना मैं? और ये माइनस साइन, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैंने इसकी जगह पर
ये लिख दिया, ठीक है। और इसको क्या कर दिया, इसको 0 कर दिया और इसकी जगह पे ये लिख दिया। बोलिए, और डेल यू को मैं क्या लिख सकता हूं, बोलिए, माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, अब इनिशियल वाले एक तरफ ले आओ, फाइनल वाले दूसरी तरफ ले आओ। देखो 9th वाली थ्योरम बन जाएंगी जो 9th क्लास में पढ़ी है आपने। जब ये इनिशियल वाली को इधर ही रहने दोगे, ये क्या हो जाएगा, यू इनिशियल, यू इनिशियल, ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, और काइनेटिक एनर्जी को भी इधर लाओगे तो ये माइनस का साइन है तो उधर आकर के प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। हो गई, यू फाइनल, यहाँ पे माइनस साइन है, अंदर आकर के इस प्लस को माइनस कर देगा और फिर हम उसको उठा के इधर लाएंगे तो यू फाइनल हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो है ही इधर और वो प्लस में। बताओ ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, मैकेनिकल एनर्जी का, मैकेनिकल एनर्जी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पिछली क्लास में भी बताया था मैंने। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग कब यूज कर सकते हैं, जब बोलो कौन बताएगा, मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं, जब कंजर्वेटिव फोर्स 0 हो तब ये वैलिड है। देखो इस चीज को, दिस मैकेनिकल एनर्जी फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव नहीं सॉरी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स is 0 या work done by non-conservative force, work done by non-conservative force is 0. This mechanical energy formula is valid only when work done by non-conservative force is equal to 0. यानी वर्क डन कौन कर रहा हो, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स कर रहा हो। तो ये हमारा हो गया ऑल अबाउट क्या, ऑल अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरी। चलिए चले आगे, चलिए तो हमने क्या पढ़ा, बेसिक वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये तो है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम। लेकिन अगर ऑल फोर्सेस में मतलब क्या है, नॉन कंजर्वेटिव भी है और कंजर्वेटिव भी है। लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को मैं 0 मान लूं तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला हो जाएगा और ज्यादातर हमें ये यूज होगा, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव वाला भी यूज हो सकता है। और ये फॉर्मूला मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा यहां से ये बताइए, अगर वर्क डन मेरा पॉजिटिव है तो इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है।
वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो ये बताइए काइनेटिक एनर्जी चेंज पॉजिटिव होगी नहीं होगी? बोलिए, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव नंबर आएगा। और ये पॉजिटिव कब आएगा? जब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये पॉजिटिव होगा और फाइनल वाला बड़ा होगा तब पॉजिटिव आएगा ना। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल, ये क्या है? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। तो अब मुझे ये बताइए, ये पॉजिटिव लाना है तो पॉजिटिव लाने के लिए वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? वेलोसिटी फाइनल मस्ट बी ग्रेटर देन वेलोसिटी इनिशियल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तभी तो पॉजिटिव आएगा। और वेलोसिटी फाइनल जो है वो बड़ी है, इसका मतलब जब भी पॉजिटिव वर्क होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लिहाजा यहां से मैं क्या कह सकता हूं? वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, सीधे सीधे स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब इसी का उल्टा कर लीजिए, वर्क डन अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और ये नेगेटिव कब होगा? जब वेलोसिटी फाइनल लेस देन होगी वेलोसिटी इनिशियल के, यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी वो वर्क क्या कर रहा है? सिस्टम से एनर्जी निकाल रहा है, ले रहा है। और यहां पर पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या है? कि ये सिस्टम को एनर्जी दे रहा है। और ये एक बार मैं बिल्कुल शुरू में जिस दिन मैंने पहला लेक्चर लिया था वर्क एनर्जी का, उस दिन भी ये बात बताई। यहां से भी देखिए बात तो हो गई। और अगर लास्ट बात, अगर वर्क जीरो है तब क्या होगा? जीरो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? ये भी जीरो, यानी वेलोसिटी फाइनल इज इक्वल टू वेलोसिटी इनिशियल। कोई चेंज वेलोसिटी में नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं एक। मान लीजिए ये मेरी ऊपर एक बॉल है, ये मैंने रिलीज करी, ठीक है, और ये हाइट जो है वो h है, ये मैंने यहां से रिलीज करी, रिलीज। तो यहां पर जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी बताइए कितनी होगी? जब कोई चीज रिलीज करी जाती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो। यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है?
0। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, फाइनल वेलोसिटी क्या है v स्क्वायर। 2a कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वैसे ये माइनस लेना है, और s भी कितना लेना है, माइनस लेना है, क्योंकि नीचे की तरफ हमेशा हम क्या लेते हैं, नीचे की तरफ सब नेगेटिव, और जो चीजें ऊपर जा रही होती हैं उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। इसको नोट में लिख लीजिए, ठीक है। जो चीजें डाउनवर्ड होती हैं उनको हम नेगेटिव लेते हैं, और जो चीजें अपवर्ड होती हैं वो पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन जो g लगता है वो क्या लगता है, नेगेटिव लगता है नीचे की तरफ, ठीक है ना। और हाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो कवर कर रही है वो भी नीचे की तरफ कवर कर रही है, तो इसलिए वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। यही नीचे से ऊपर फेंक रहा होता तो g तो नेगेटिव होता, क्योंकि जब मैं नीचे से कोई चीज ऊपर फेंकूंगा तब भी g नीचे ही लगेगा, लेकिन हाइट ऊपर कवर कर रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, v इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2g, और h कितना है h, ये हो गया, नहीं हो गया। ये फॉर्मूला आ गया कि जब भी हम किसी बॉडी को रिलीज करेंगे किसी हाइट से, तो h हाइट चलने के बाद उसकी वेलोसिटी को निकालना हो तो ये फॉर्मूला आप यूज करिए, आंसर पाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसी चीज को मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से अप्लाई करके निकालिए, देखिए ये फॉर्मूला आएगा नहीं आएगा। बोलिए यहाँ पे क्या क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम में एक थी पोटेंशियल एनर्जी और एक थी काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है, पहले तो ये कंजर्वेटिव फोर्स और तो कोई कर नहीं रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं क्या लगा सकता हूँ, बोलिए, मैं मैकेनिकल एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी ऊपर कितनी है, mgh, ठीक है, h को कैपिटल लिख देता हूं, ओके। चलिए, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, इसलिए कि मैंने वहां पे रिलीज करी है, तो जब रिलीज करी है तो ऊपर उसकी वेलोसिटी 0 थी। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि नीचे पहुंच गया है ग्राउंड पे, तो उस वक्त हाइट 0 हो गई। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पर वो होगी जो वेलोसिटी जो इसकी हो गई, टच करने से पहले वेलोसिटी की बात हो रही है ना, जस्ट जब टच करने वाली थी ग्राउंड को उस वक्त। तो इन दोनों इक्वेशन को जरा इक्वेट करिए, तो क्या हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। तो m से m कट गया, ये 2 को इधर ले जाइए, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2gh। देखो सेम फॉर्मूला आ गया नहीं, तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम, जहां पर भी आपको एनर्जी का फैक्टर नजर आए वहां पे आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा करके क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मल तरीके से करेंगे तो कुछ हो जाएंगे, कुछ में बहुत ही ज्यादा मुश्किल आएगी, ठीक है ना। तो आपको दिमाग में ये सोचना है कि क्या मैं इसको नॉर्मल तरीके से करूं या वर्क एनर्जी थ्योरम से करूं, वो आपको प्रैक्टिस के साथ साथ समझ में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं। ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है,
ये क्वेश्चन भी मैं पहले करा चुका हूँ। इसका मास m है, इसका मास 2m। ओके, बनाते रहिए साथ में, शक्ल मत देखा करिए। इसमें फोर्स F लग रहा है, इसमें भी फोर्स F लग रहा है। अब बात करने की क्या जरूरत है। इसने यहां से डिस्प्लेसमेंट कवर किया S, ये, और ये यहां पे पहुंच गए। बताइए, काइनेटिक एनर्जी निकालिए दोनों की, क्या होगी। एस डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2। काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2, दोनों को डिवाइड करने पे क्या आएगा। बोलो फ्रेंड्स, क्या आएगा। बोलो क्या आएगा। नीचे वाले में 2 भी रहेगा। बोलो मुझे आंसर बोलना है। सागर तुम बताओ, चुगली तुम बताओ। हाँ, सोचो क्या आएगा। मुस्कान क्या आएगा। देखो ये आएगा, बताओ क्यों आएगा। चलो आंसर तो मैंने बता दिया। Yes, work done by force, छोड़ो कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है, work done by all the forces is equal to kinetic energy change। तो वर्क डन तो दोनों में बराबर हुआ है, फिर काइनेटिक एनर्जी चेंज भी तो बराबर होगी दोनों की। तो जब दोनों का रेशियो लोगे 1 नहीं आएगा। मैंने 1 2 लिख दिया तो इसका मतलब क्या है? आप सोचोगे सर इसके तो मास 2 है, 2m है। अरे तो उसी के हिसाब से इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, उसी प्रोपोर्शन में। इसका मास m है तो उसी प्रोपोर्शन में इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। नेट क्या आना चाहिए, नेट ये आना चाहिए कि ये दोनों बराबर हो जाए। क्यों? क्योंकि दोनों का वर्क डन बराबर है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? वेलोसिटी डिफरेंट होगी, आई एग्री, क्योंकि मास अलग अलग है। बट जब उनकी काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो दोनों चीज सेम है। क्लियर आई बात? क्यों? क्योंकि वर्क डन दोनों के ऊपर सेम हुआ है, और जब सेम वर्क डन होगा तो सेम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी, ठीक है। हाँ, तो लिखो इस बात को जल्दी से आंसर। ये वाली 60 मीटर हाइट है, ये वाली 20 मीटर हाइट है। बेसिकली क्वेश्चन ये एम्स में आया हुआ है। पूछा क्या था उसने ये कहा था कि ये इस पोजीशन से कितनी दूरी पे जा सकती गिरेगी, ठीक है। यहां पर तो फ्रिक्शन 0 है, म्यू 0 है, यानी नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में कोई भी इसका लॉस नहीं हुआ है। अब ये ऊपर से नीचे आ रही है,
ऐसे किया जाए। सेम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए। यहाँ पे इसके पास क्या है, जब रिलीज किया यहाँ से भी हमने क्या किया है, रिलीज किया है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, खाली क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। कितनी पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास, बोलो, m g और h कितनी लेंगे भाई, यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है ना मुझको, तभी तो आगे जाने वाला टर्म को पता चलेगा कितना। तो ये वाली हाइट कितनी है, 60 में से 20 को घटा दो, हैं मेरे ख्याल से कैलकुलेशन के लिए 65 लेते हैं, तो फिर कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इसको जो है 65 कर लो, तो 65 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45, ठीक है। और ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसकी वेलोसिटी, तो mgh इज इक्वल टू हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी। और वैसे भी अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर कोई चीज हाइट h से गिर रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, √2gh। तो यहाँ से देखो 30 मीटर पर सेकेंड आ रही है, नहीं आ रही वैल्यू, कैलकुलेट करो। g की वैल्यू 10 रखो, h की वैल्यू 45 रखो। इंद्रमान चेक करके बताओ बेटा जल्दी से। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 मीटर। ठीक है ना, है 30 आ रही है। अब मुझे बताइए, अब ये 30 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, ऐसे किया तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कैसे पता चलेगा, इसमें काइनेमेटिक्स का भी लग रहा है कॉन्सेप्ट, वर्क एनर्जी का भी लग रहा है। बोलो जी, एक चीज 30 मीटर से मैंने ऐसे फेंकी तो कैसे पता चलेगा कितनी दूर जाएगी, जब पाना है कब रुकेगी। अबे जब ये नीचे आ जाएगा ना, कब रुकेगी, जब नीचे साम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी 0 नहीं होती है जब हम कोई चीज फेंकते हैं। मैं कोई चीज ऐसे फेंकूंगा तो वो थोड़ी 0 होती है, आई बात समझ में, वो चीज नीचे आ जाती है, इसकी वजह से वो रुक जाती है। अगर वो नीचे ना आए तो ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। वेलोसिटी के हम लोग जो 2 कंपोनेंट लेते हैं तो उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कोई चेंज नहीं आता, हमेशा वही रहता है। सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से घटता होता है, ठीक है। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। मान लो ये बॉल मैंने फेंकी यहाँ से ऐसे u वेलोसिटी पे, तो ये ऐसे जाएगी, इसको क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन है, नाम सुना है नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका क्या करेंगे, इसके 2 कंपोनेंट लेंगे, एक कंपोनेंट ऊपर, एक कंपोनेंट इधर। ये मान लिया एंगल थीटा है, ये u वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, u साइन थीटा और ये u कॉस थीटा। ये वाला कंपोनेंट जो है ये इसको ऊपर ले जाएगा, इसकी वजह से हाइट मिलेगी, इसकी वजह से हाइट मिलेगी। और ये वाला जो कंपोनेंट है u cos थीटा, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये इसकी वजह से क्या मिलेगी, रेंज मिलेगी। ये वाली, ये जितना डिस्टेंस ये इसने कवर किया इसको क्या कहते हैं, रेंज, जहां आकर के ये गिरता है। तो हाइट कहाँ हो जाएगी, ये मैक्सिमम हाइट हो गई, बोलो, ये h
ये क्या कहलाती है, एच मैक्स। तो ये वाली हाइट पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कौन सी वाली, ये वाली u साइन थीटा। u साइन थीटा जो है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन u cos थीटा ये वही रहेगा, u cos थीटा में कोई चेंज नहीं आएगा। ये वाली 0 की हो गई u साइन थीटा, इसलिए 0 हो गई, क्योंकि एक्स ये वेलोसिटी तो ऊपर ले जाना चाह रही है और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन g लग रहा है, तो उसको रोक रहा है ना, रिटार्डेशन ब्रेक का काम कर रहा है। चलो ये डायग्राम बनाओ जल्दी से, प्रोजेक्टाइल मोशन सब लोग आप भूले हुए हैं। तो अब इस पे आते हैं। तो ये बताइए ये नीचे कितनी देर में आएगा, वो टाइम अगर मुझे पता चल जाए तो उसी टाइम के लिए जो है ये इधर चलेगा, है जितनी देर में ये नीचे आएगा उतनी ही देर ये आगे चलेगा ना, है। तो बताइए क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएं टाइम के लिए। हाइट कितनी कवर कर रहा है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। s कितना कवर कर रहा है, 20 है। नीचे की तरफ इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, कोई नीचे की तरफ वेलोसिटी दिख रही है इसमें, इस वक्त नहीं है, जो भी वेलोसिटी है वो इस तरफ है, तो ये हो गई 0, ठीक है। प्लस ये क्या हो गया 1/2, a कितना लेना है हमको, -10, तो इधर भी तो -20 लेंगे और t का स्क्वायर। तो यहां से बताइए ये 2 से 10 घटा 5 हो गया, और 5 से ये 20 कट जाएगा, 5 चौक 20 हो गया, माइनस से माइनस कट गया तो 4 आ गया t स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। चेक करिए जो मैंने किया आप लोगों को सबको समझ में आ गया, या पूरा दोबारा लिख के बताओ। बोलो 2 सेकंड आ गया, यस सर। तो अब 2 सेकंड ये सीधे सीधे चलना है इसको, तो 2 सेकंड में ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ऐसे s इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी है 30 और टाइम है 2 सेकंड, तो बराबर हो गया 60 मीटर। 60 मीटर ये डिस्टेंस होगा जहां पे ये आकर के बॉल गिरेगी। तो यहाँ पे आपको 2 पार्ट में इस क्वेश्चन को करना था। पहले तो वेलोसिटी निकालने के लिए वो आसान था, निकल गया। फिर आपको वही काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लगाना था कि ये कब तक चलता रहेगा ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जब तक चलता रहेगा जब तक ये नीचे नहीं आ जाता है, तो नीचे जितनी देर में आएगा उतनी देर जो है हॉरिजॉन्टल भी चलता रहेगा। तो नीचे वाला टाइम हम निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं, वो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से, और ये हमने निकाल लिया तो ये 60 मीटर आ गया। बोलिए ठीक है, पक्का क्लियर, चले आगे। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर लास्ट हो जाएगा। चलिए फिर से मैंने क्या लिया, एक बॉल ली, बॉल को मैंने रिलीज किया, कहां से, यहां से। बॉल छोड़ते हैं, क्यूब ले लेते हैं। चलिए यहां से क्या किया, इसको मैंने रिलीज, ठीक है। मास है इसका m,
इसकी पूरी लेंथ जो है वो 2L है। पूरी लेंथ कितनी है? ये यहां से लेकर के यहां तक ये है 2L। तो ये वाला पार्ट जो है ये L है और ये वाला पार्ट भी क्या है? L है। ये एंगल जो है ये थीटा है। जब यहां से रिलीज किया तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। और जब ये यहां पे आकर के क्यूब पहुंचा, यहां पे आकर के जब ये क्यूब पहुंचा जस्ट जब यहां पहुंचा है, यानी इंक्लाइन प्लेन से उतर रहा है, तो इस वक्त भी इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है। ये वाला जो पार्ट है जो मैंने सिंगल कलर किया है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 स्मूथ है। क्या है? स्मूथ, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। जो मैंने डबल कलर किया है ये वाला पार्ट, ये वाला जो सरफेस है रफ है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 नहीं। तभी तो ये रुक जाएगा आगे आकर के, वरना कैसे रुकता? बोलो। ऊपर से चला, स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, यहाँ पे आकर के कुछ स्पीड पकड़ लेगा। अब फ्रिक्शन की वजह से स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी, बढ़ने के लिए बढ़ेगी भी, लेकिन फ्रिक्शन क्या करेगा? उसकी स्पीड को कम करना शुरू करेगा। तो फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा कम कर रहा होगा, बढ़ कम रही होगी, तो इसलिए वो नीचे पहुंचते पहुंचते क्या हो गया? 0 हो गई। चलिए, तो हमसे यही कह रहा है कि आप जरा सा मुझे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बता दीजिए कितना आएगा। पहले तो वर्क डन बाय जितने भी फोर्सेस हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वो बताइए क्या क्या होंगे, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं और उनकी वजह से क्या क्या वैल्यू आएगी वर्क डन की। कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इसमें, इंतजाम बताइए। शाबाश। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? बोलो। mg लग रहा है, बिल्कुल सही। नीचे की तरफ mg लग रहा है, तो एक ये फोर्स लग रहा है। दूसरा नॉर्मल लग रहा है, वो भी परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस होता है, तो ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल लग रहा है। और कौन सा फोर्स लग रहा है? वो तो mg का पार्ट हो गया। और कोई फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा। कहाँ से शुरू होगा? जब वो यहाँ पहुंच जाएगा ब्लॉक, तब फ्रिक्शन लगना शुरू होगा। तो एक यहाँ पे क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, इधर 3 फोर्स ही तो लग रहे हैं, इसके अलावा भी कोई लग रहा है? एक mg, एक नॉर्मल, एक फ्रिक्शन। तो इन तीनों की वजह से वर्क डन बताओ। चलो, वर्क डन बाय नॉर्मल बताओ क्या होगा? फैज तुम बताओ। कोई तुम बताओ। सफिया। 0। क्यों? क्यों? क्योंकि मूव कर रहा है इसलिए। क्यों? 90 डिग्री है, हर वक्त डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर होगा ये। बोलिए, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर नहीं होगा। ऐसे जा रहा है सीधे सीधे, ऐसे ही तो जा रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये नॉर्मल है।
तो हर वक्त 90 डिग्री एंगल नहीं है इनके बीच में, ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री नहीं रहेगा। और वर्क डन होता क्या है, एफ एस कॉस, वो आ गया 90 डिग्री, 90 डिग्री होते ये 0 होगा, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो, वर्क डन तो 0 हो ही जाएगा। क्लियर? दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है, दूसरा फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, इसकी वजह से वर्क डन बताओ क्या होता है। जिसने ये बता दिया उसको जो है शाबाशी का मुस्तहक है। चलो हिंट देता हूं मैं, वर्क, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स के जरिए किया गया वर्क क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन के बराबरी तो होती है, हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी खाली निकाल लो, ये मेरा बेस है, तो यहां से ये हाइट आप खाली पता कर लो बस, ये हाइट कितनी है h, इसको मालूम कर लो कितनी है, तो वो आ जाएगा m g h, बोलिए है, तो h बताओ कितनी आएगी, भाई ये एंगल जो है वो थीटा है, तो और ये वाली लेंथ जो है हाइपोटेन्यूज ये 2l है, तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला यूज होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी h किसके बराबर हो जाएगा, h साइन थीटा, और हाइपोटेन्यूज तो ये है ना, तो h कितना है, बोलिए h बराबर है 2l के, तो 2l साइन थीटा, तो ये मेरी क्या आ गई, 2l साइन थीटा, ये हाइट आ गई। ये बात समझ में आई नहीं आई, बताइए, mg 2l साइन थीटा, ये आ गया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और क्या है ये, पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अब कौन सा रहेंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, बताइए ये क्या होगा, सबसे पहले तो मुझे फ्रिक्शन फोर्स पता चले ना, फ्रिक्शन फोर्स बताओ कितना होगा, म्यू इनटू, हाँ तो n क्या है, ये हुई ना बात, म्यू mg cos थीटा, ये फ्रिक्शन आ गया, और तो ये क्या आ जाएगा, म्यू mg cos थीटा, ये तो हो गया फ्रिक्शन, और चला कितना है, L चलेगा, क्योंकि फ्रिक्शन सिर्फ यहीं पे लग रहा है, हाँ भाई सर, सिर्फ आधे में लग रहा है ना फ्रिक्शन, तो यहां तक की तो लेंथ कैलकुलेट करी जाएगी, तो इनटू L, और एंगल 180 डिग्री, फ्रिक्शन पीछे और डिस्प्लेसमेंट आगे, तो क्या हो जाएगा cos 180, ठीक है, गुड। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, cos 180 माइनस, तो माइनस म्यू एम जी एल, cos तो आ ही गया, हाँ नहीं cos तो है रहेगा, cos थीटा, ये होगा, आ गया आंसर। तो म्यू कैसे निकालें, बोलिए जल्दी से, म्यू कैसे निकालें, अभी तो म्यू नहीं निकला, बोलिए, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है नहीं है, 0 वेलोसिटी जब चला था तब भी थी, और जब नीचे पहुंच गया तब भी वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। वर्क डन सारे के सारे आपने निकाले हैं, तो दोनों वर्क डन को एक तरफ लिख दिए, तो क्या हो जाएगा, एम जी, और ये 2, और ये L, और ये साइन थीटा,
बोलिए, ये तो ग्रेविटेशनल वाला हो गया, और ये क्या है, फ्रिक्शन वाला, माइनस म्यू एम जी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। यहां से म्यू आ जाएगा। चेक करिए क्या क्या कट रहा है, बताइए। एम से एम कट गया, जी से जी कट गया, एल से एल कट गया, और थीटा से थीटा कट गया। चलो तो इसको इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा, और वो उधर ले जाएंगे तो म्यू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को नीचे ले आओ तो 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 tan थीटा। ये आंसर आ गया। ये ऐसा करिए, ये 4 ले लेते हैं, 0.4, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और ये हाइट जो है, हाइट 40 मीटर है, ये वाली हाइट कितनी है, 40 मीटर। चलिए, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, ये सरफेस हमारा रफ है, ठीक है, तो कितना है, 0.4। जी सर, हेलो। हो गया। चलिए एक ये लिख लिया, एक क्वेश्चन और इसी तरीके का करते हैं, फिर उसके बाद ये फिजिक्स की क्लास, या ये भी होमवर्क में ट्राई करिएगा। चलिए चलिए, तो ये बॉल मैंने यहां से फेंकी, ठीक है, और ये यहां पहुंच गई। ये जो सर्कल है इसका रेडियस है r, और ये जो लेंथ है
ये है 3R। बन गया? एक तो यहां पर जब ये पहुंच जाएगी तो इसका नॉर्मल मुझे बताना है कितना होगा, नॉर्मल फोर्स कितना होगा। बॉल कहाँ पहुंच जाएगी? यहाँ। नॉर्मल बताना है। दूसरे, जाहिर सी बात है जब घूम करके पूरी यहाँ आएगी तो इसकी वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी ऐसे, तो ये वेलोसिटी भी यहाँ पर बतानी है क्या होगी।